गरीब बहू की कबाड़ में होगी सब्जी की रसोई। अरे बहू, तू छत पर कबाड़ की चीजें क्यों रख रही है? इस कबाड़ की वजह से मेरा छत टूट जाएगा। जल्दी नीचे उतर। उर्मिला की बहू जिया सीढ़ी लगाकर अपने टीन की छत पर चढ़ी हुई थी और वो छत पर टूटी बाल्टी, खराब मटका, कोल्ड ड्रिंक की बोतल, बिस्किट का डिब्बा, बिरयानी का डिब्बा एक कोने में रख रही थी, जिसे देखकर उर्मिला, जो हाथ में काले रंग की प्लास्टिक में कुछ सामान लेकर बाहर से आ रही थी, वो जिया पर चिल्लाती है। माँ जी, हमारी छत नहीं टूटेगी। मैं एक जुगाड़ कर रही हूँ जिससे हमारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। जिया को छत पर कबाड़ रखते देखकर पड़ोसी मजाक उड़ाने लगती हैं। उर्मिला, तेरी नई बहू तो तेरे टीन के घर की गर्मी रास नहीं आ रही। देख कैसी उटपटांग हरकतें कर रही है। कुंती की बात सुनकर उर्मिला को और गुस्सा आ जाता है। बहू तो नीचे उतर रही है या मैं तुझे मायके भेज दूं। पता नहीं क्या सोचकर मैंने अपने बेटे की शादी इस लड़की से करवाई। मेरे तो भाग ही फूट गए हैं जो ऐसी बहू घर आई है। उर्मिला अपनी बहू से इतनी नाराज क्यों थी और जिया छत पर कबाड़ का सामान क्यों रख रही थी? वो किस परेशानी की बात कर रही थी? क्या उसके जुगाड़ में सच में उसकी परेशानी दूर हो जाएगी? जानने के लिए चलिए कहानी में पीछे चलते हैं। बहू, खाना बनने में और कितनी देर लगेगी? आज तेरा रात के 2 बजे खाना देने का इरादा है क्या? उर्मिला अपने परिवार के साथ रात का खाना खाने के लिए चटाई पर बैठी थी और उसकी बड़ी बहू ज्योति रसोई में खाना बना रही थी। खाना बन गया है माँ जी, लाती हूँ। आजकल ये पोता बहू खाना बनाने में बहुत देर करने लगी है। रूही जाकर अशोक की दुकान से ठंडा पानी ले आ। मैंने उसके फ्रिज में बोतल रखने के लिए दिया था। ठीक है दादी। रूही अशोक की दुकान पर ठंडा पानी लाने के लिए जाती है। ज्योति का खाना बन गया था तो वो रसोई से खाना लेकर बाहर आती है और सबके सामने रखती है। पोता बहू, तुझे कितनी बार कहा है कि रात के 8 बजे तक खाना बना लिया कर, लेकिन तू रोज खाना बनाने में 11 बजा देती है। अब मैं क्या करूं दादी जी, शाम को रसोई भट्टी की तरह तपती है। इतनी गर्मी में मैं तो खाना नहीं बनाऊंगी। माँ जी, छोड़िए ना इन बातों को। निखिल और विराज काम से आए हैं, उन्हें भूख लगी होगी। बहू, जल्दी जल्दी सबको खाना दे। वैसे भी तो इतनी देर कर दी है तूने। माधुरी की बातें सुनकर ज्योति को गुस्सा आता है, लेकिन वो बिना कुछ कहे सभी को खाना देती है। इतने में रूही 2 बोतल ठंडा पानी लेकर आ जाती है। ये पानी पीकर कलेजे को ठंडक मिली। ज्योति, ये क्या, इतनी थोड़ी सी सब्जी दी है तुमने? अरे इतनी सी सब्जी में 3 रोटी में कैसे खाऊंगा? बहू, तू क्या जरा जरा सब्जी दे रही है? ठीक से सब्जी देना। क्या तूने नाप जोड़कर सब्जी बनाई है? माँ जी, घर में सब्जियां गर्मी से खराब हो जा रही हैं। सब कुछ छटाई में निकल जा रहा है, तो मैं ज्यादा सब्जी कैसे बनाऊं? सब्जी होगी तब ना ज्यादा सब्जी बनेगी। ज्योति की बात सुनकर उर्मिला चुप हो जाती है और अपने बेटे को समझाती है। बेटा, तू परेशान मत हो। अभी ये सब्जी खा ले, मैं कल बाजार जाकर ताजी सब्जी ले आऊंगी। फिर तू आराम से सब्जी के साथ रोटी खाना। अभी काम चला ले। और बहू, तुझे देख नहीं रहा है कि विराज को कितना पसीना आ रहा है? उसे पंखा कर। ज्योति हाथ पंखा लेकर विराज को पंखा झलने लगती है। सभी खाना खाते हैं और फिर सो जाते हैं। अगली सुबह उर्मिला 8 बजे उठकर बाजार चली जाती है। बाजार में सब्जियों की काफी सारी दुकानें थी। सुबह सुबह भी बाजार में लोगों की काफी भीड़ थी। उर्मिला पसीने से लथपथ अपनी साड़ी से पसीना पोंछते हुए। हाय राम, घर से 2 किलोमीटर चलकर बाजार आने में मेरी हालत खराब हो गई है। उफ, ऊपर से ये गर्मी। एक काम करती हूँ, जल्दी से सब्जी लेकर घर चली जाती हूँ। ये सोचकर उर्मिला एक सब्जी वाले के पास जाती है। भाई, ये कटहल कितने के दिए हैं और ये टमाटर कितने के हैं? बहन जी, कटहल तो 80 रुपए किलो है और टमाटर 60 रुपए किलो है। अरे भाई, सब्जी बेच रहे हो या सोने दे रहे हो? इतना महंगा। लग रहा है बहन जी आप बहुत दिन बाद बाजार आई हैं। आप किसी और दुकान से सस्ते में सब्जी ले लीजिए। सब्जी वाला उर्मिला का मजाक उड़ाता है, जो उर्मिला को बुरा लगता है। उर्मिला उसकी दुकान से चली जाती है और बाजार घूमने के बाद एक बूढ़ी औरत की दुकान पर जाती है। ये सब्जी कैसे दिए? ये लास्ट की थोड़ी सी सब्जी बची है, तुम ले लो, मैं तुम्हें सस्ते में दे दूंगी। उर्मिला सब्जी वाली से सस्ते में सब्जी ले लेती है। सब्जी लेने के बाद, इतनी गर्मी में मैं पैदल नहीं चल सकती हूँ। एक काम करती हूँ, मैं ऑटो ले लेती हूँ। उर्मिला ऑटो लेकर अपने घर आ जाती है। ज्योति घर में झाड़ू लगा रही थी। वो उर्मिला को देखकर कहती है, ये क्या माँ जी, आप कैसी सब्जी लेकर आई हैं? आपने तो कहा था कि आप ताजी सब्जी लेकर आएंगी और आप सूखी सूखी सब्जी ले आई हैं, वो भी इतनी सारी। आपको तो पता है कि गर्मी में हमारी रसोई की सब्जी खराब हो जाती है। अरे बहू, रुक जाइए। पुलिस वालों की तरह सवालों की गोलियां क्यों चला रही है? घड़े से थोड़ा पानी दे, प्यास लगी है। ज्योति उर्मिला को पानी पीने के लिए देती है। उर्मिला पानी पीती है और ज्योति से कहती है,
बहू क्या बताऊं, बाजार में सब्जियां बहुत महंगी मिल रही हैं। एक औरत की दुकान में थोड़ी सस्ते में सब्जी मिली तो मैंने ले लिया। एक काम कर, तू नाश्ते में करेला आलू की भुजिया और लंच में विराज और निखिल को भिंडी की सब्जी बनाकर दे दे। अच्छा ठीक है माँ जी। इतना कहकर ज्योति उर्मिला के हाथ से सब्जी लेकर चली जाती है। वो रसोई में जाकर खाना बनाती है। खाना बनाने के बाद सभी खाना खाते हैं। विराज और निखिल रोटी भिंडी की सब्जी लंच में लेकर फैक्ट्री चले जाते हैं। दोनों भाई बिस्किट बनाने वाली फैक्ट्री में काम करते थे। फैक्ट्री में बिस्किट पैक करते हुए, पता नहीं लुगाइयों को गर्मी के दिनों में क्या हो जाता है, बिल्कुल भी अच्छा खाना नहीं बनाती हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो भाई, जब देखो चिक चिक करती हैं, लेकिन खाना बनाने में मन ही नहीं लगता है। रोटी के साथ सब्जी चखने बराबर होती है। सबके घर का यही हाल है, गर्मी में सब्जियां इतनी जल्दी खराब होती हैं कि क्या ही कहें। राजू और विराज बात करते हुए काम करते हैं। शाम हो गई थी। उर्मिला मंदिर से पूजा करके घर लौटी है। उर्मिला को देखकर, क्या बात है माँ, बड़ी खुश लग रही हैं आप। बेटा देखना, पंडित जी ने तेरे निखिल भैया के लिए कितनी सुंदर लड़की देखी है। मुझे तो लड़की पसंद है। अब तुम लोग लड़की को पसंद कर लो तो फिर हम लोग आगे बात बढ़ाते हैं। उर्मिला रूही को फोटो दिखाती है। तभी ज्योति उसके पास आती है। फिर ज्योति और रूही दोनों लड़की की फोटो देखती हैं। अरे वाह माँ, भाभी तो बहुत सुंदर है। मुझे तो कमी सुंदर है, ठीक ही है। मैं भी देखती हूँ कि इस टीन की गर्म भट्टी में वो कैसे रहती है। उर्मिला अपने निखिल के लिए जिया को पसंद कर लेती है। वहीं जिया के घर पर जिया बेड पर लेटकर वीडियो स्क्रॉल कर रही थी। तभी उसकी माँ सावित्री उसे आवाज देती है। जिया बेटा, जरा बाहर से कड़ी पत्ता तोड़ कर लाना, सब्जी में छौंक लगाना है। जिया ने अपने घर के बाहर फूलों के पौधों के साथ साथ मिर्च, नींबू, धनिया, कड़ी पत्ता, पुदीना, टमाटर के पौधे लगाए थे, जो जिया घर के बाहर जाकर कड़ी पत्ता तोड़ लेती है और अपनी माँ को लाकर देती है। अच्छा हुआ बेटा तू घर पर ही पौधे उगा चुकी है, वरना धनिया पुदीना लेने के लिए हमें बाजार जाना पड़ता। माँ, मुझे सब्जी उगाने का शौक है तो मैंने सोचा कि क्यों ना रसोई की सब्जी घर में उगा दूं। सावित्री और जिया बात कर रही थी कि तभी उसके पिता गोपाल घर आते हैं। अरे जिया बेटा, मैंने तेरे लिए एक लड़का पसंद किया है। अगर तू कहे तो मैं बात पक्की कर दूं। पिताजी, आप जिसे मेरे लिए चुनेंगे मैं उसी से शादी करूंगी। जिया के हाँ पाकर गोपाल निखिल से उसका रिश्ता तय कर देता है और कुछ दिनों में निखिल और जिया की शादी हो जाती है। शादी के बाद जिया की पहली रसोई थी। आज मैं अपने ससुराल वालों को अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिलाऊंगी। मेरे हाथ का खाना खाकर वो लोग इम्प्रेस हो जाएंगे। ये सब सोचते हुए जिया अपनी साड़ी ठीक करते हुए रसोई में जाती है। जिया देखती है कि रसोई में थोड़ी सी सब्जी है। जिया उर्मिला के पास जाती है। माँ जी, रसोई में तो बहुत कम सब्जी है, इतने में खाना कैसे बनाऊं? बेटा, मैं तो सब्जी लेकर आई थी, लेकिन गर्मी की वजह से वो खराब हो गई। अब जो है तू उसी से बनाकर कुछ दे दे, और एक काम करना, मीठे में खीर बना देना। सब्जी कम पड़ी तो सब खीर के साथ खाना खा लेंगे। उर्मिला की बात सुनकर जिया रसोई में जाती है और जो थोड़े बहुत आलू, कटहल, टमाटर थे, उसी से कटहल की सब्जी, पूड़ी और खीर बनाती है। सभी खाना खाने के लिए बैठते हैं। तब जिया सबको थोड़ी थोड़ी सब्जी देती है। कम सब्जी देखकर निखिल मुंह बना लेता है। ये क्या, इतनी कम सब्जी? अरे पूरी के साथ तो सब्जी खाने में ही मजा आता है। बेटा, वो ज्यादा सब्जी नहीं थी ना, इसीलिए थोड़ी थोड़ी सब्जी दी है बहू ने। तो एक काम करना, खीर के साथ पूरी खा ले। सभी खाना खाते हैं और सभी को जिया के हाथ का बना खाना बहुत पसंद आता है। छोटी बहू, तूने तो बड़ा ही टेस्टी खाना बनाया है। तेरी सास बिल्कुल ऐसा खाना बनाती थी। हाँ बहू, खाना सच में अच्छा बना है। सभी को जिया के हाथ का खाना पसंद आता है। खाना खाने के बाद जिया घर की डस्टिंग करती है। जिया सफाई कर रही थी, तब उर्मिला सब्जी लेकर घर आती है। माँ जी, आप धनिया लेकर नहीं आई? धनिया तो गर्मी की जान होता है। धनिया और पुदीने की चटनी के साथ तो खाने का स्वाद दोगुना हो जाता है। बहू, बाजार में काफी गली गली धनिया मिल रही थी, उसे लेना ना लेना के बराबर है। माँ जी, कड़ी पत्ता, पुदीना कुछ भी नहीं है? नहीं। ऐसी बात है तो माँ जी, मैं पड़ोसी से धनिया मांग कर ले आती हूँ। अच्छा ठीक है, जा, अगर उनके पास धनिया हो तो मांग कर ले आना। जिया धनिया लेने के लिए अपनी पड़ोसन कुंती के घर जाती है। आंटी, आपके पास धनिया है क्या? तुम उर्मिला की नई बहू हो ना? जी आंटी। हाँ, मेरे पास धनिया है। मेरे घर में फ्रिज है ना, इसीलिए हमारी सब्जी खराब नहीं होती। पर तुम लोगों का हाल तो बहुत बुरा होगा ना, गर्मी में सब्जी खराब हो जाती होगी। अरे यार, मैं किसके घर आ गई हूँ? ये तो बहुत दिखावा कर रही हैं। कुंती जिया के सामने काफी दिखावा करने के बाद धनिया और पुदीना देती है। तुम धनिया की चटनी पीसोगी ना? एक काम करना, धनिया पुदीना की चटनी बुला लेना।
जिया कुंती की बातों से परेशान होकर घर आती है, जिया को परेशान देखकर। क्या हुआ बहू? वो माँ जी, मैं धनिया लेने के लिए पड़ोस वाली आंटी के घर चली गई थी। उन्होंने बकबक करके मेरा सिर पका दिया। अरे ये कुंती के घर चली गई थी क्या? वो हमारे मोहल्ले की सबसे घमंडी औरत है। तुझे पता है, अगर तेरी जेठानी उससे कुछ मांगने के लिए जाती ना तो वो उसे नहीं देती। कुंती का ज्योति के साथ 36 का आंकड़ा है। छोड़ इन बातों को, तू खाना बना ले। जिया रसोई में जाकर खाना बनाती है, लेकिन रसोई भट्टी की तरह तप रही थी। हमारा घर कितना सादा गर्म है, मुझे तो खाना बनाया ही नहीं जा रहा। जिया को बहुत गर्मी लग रही थी, पसीने से उसकी साड़ी भीग गई थी। जिया जैसे तैसे सारा खाना बनाती है और धनिया पुदीना की चटनी पीसती है। खाना बनने के बाद जब सभी खाना खाते हैं तब, अरे ये धनिया पुदीना की चटनी तो बड़ी अच्छी बनी है। चटनी की वजह से सारे लोग ज्यादा खाना खा लेते हैं। विराज और निखिल काम पर चले जाते हैं। तब जिया उर्मिला से कहती है, माँ जी, सब्जियां तो खत्म हो गई हैं, आप बाजार से सब्जी ले आइए। नहीं बहू, बाहर बहुत गर्मी है, मैं नहीं जाऊंगी। एक काम कर, तू ज्योति के साथ चली जा। भाभी, आप बाजार चलेंगी? नहीं जिया, मैं नहीं जाऊंगी, तुम ही जाओ। धूप से मेरे चेहरे पर टैनिंग हो जाएगी। जिया भाभी, मैं आपके साथ बाजार चलती हूँ, चलिए। रूही और जिया छाता लेकर बाजार के लिए निकल जाती हैं। रास्ते में उन्हें बहुत बड़ा कबाड़ का दुकान दिखता है। इतना बड़ा कबाड़ का दुकान? हाँ भाभी, हमारे इलाके का सारा कबाड़ लोग यही लाकर बेचते हैं। जिया कबाड़ को काफी ध्यान से देखती है। रूही कबाड़ की दुकान के बारे में जिया को काफी चीजें बताती है। ये कबाड़ भी हमारे बहुत काम आ सकता है। दोनों बातें करते करते बाजार पहुंच जाती हैं। पैदल चलने की वजह से दोनों बहुत थक गई थी। उन्हें पसीना हो रहा था, इसलिए वो नींबू पानी पीती हैं। नींबू पानी पीकर अच्छा लग रहा है कि जान में जान आई। रूही और जिया सब्जी वाले की दुकान पर जाती हैं। भैया, धनिया कैसे दिया? धनिया 100 रुपए किलो है। भाभी, सब्जियों के दाम तो आसमान छू रहे हैं। एक काम करते हैं, हम लोग थोड़ी सी सब्जी लेकर घर चले जाते हैं। जिया को रूही की बात सही लगती है और वो दोनों थोड़ी सी सब्जी लेकर घर आ जाती हैं। क्या हुआ देवरानी जी, इतनी धूप में सब्जी लेने गई थी ना, और ये थोड़ी सी सब्जी लेकर आई हो? भाभी, बाजार में सब्जियां बहुत महंगी मिल रही हैं, तो हम लोग क्या करें? जिया ज्योति से कुछ कहती नहीं है और फिर घर के कामकाज में लग जाती है। रात में वो सभी के लिए थोड़ी सी सब्जी और रोटी बना देती हैं, जिसे देखकर सबका मुंह बन जाता है। सारा दिन गधे की तरह काम करने के बाद पेट भर कर खाना भी नहीं मिलता है। एक तो गर्मी की मार और ऊपर से आधा अधूरा खाना, ये भी कोई जिंदगी है? निखिल को उदास देखकर जिया को बुरा लगता है। ऐसे दिन गुजरते हैं। एक दोपहर को जिया खाना बनाकर हटती है तो पड़ोस की कजरी उसके घर आती है। जिया, अगर तेरा खाना बन गया हो तो चल पार्लर चलते हैं, मुझे आईब्रो बनवाना है। हाँ, मेरा खाना तो बन ही गया है, चलो भाभी चलते हैं। जिया और कजरी दोनों पार्लर जाती हैं। पार्लर में कजरी अपना आईब्रो बनवाती है। गर्मी ने तो नाक में दम कर रखा है। अच्छा हुआ मेरे पति ने इस बार हमारा छत डलवा दिया, अब गर्मी कम लगती है, वरना तो पहली सब्जी इतनी ज्यादा खराब होती थी कि क्या ही बताऊं। मुझे पता है भाभी, मेरी सब्जी हर दिन खराब होती है। मैं तो तंग आ गई हूँ सब्जियों को खराब होता देखकर। इस तरह जिया और कजरी बातें करती हैं और फिर घर आ जाती हैं। शाम को उसके मायके से फोन आता है। बेटा, तू कैसी है और क्या चल रहा है? ससुराल में किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं है? माँ, मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं? और मेरे पौधे कैसे हैं? वो मुरझा तो नहीं गए ना? तेरे पौधे तो बिल्कुल ठीक हैं। तो वो अपने ससुराल में पौधे उगाती है या नहीं? नहीं माँ, यहाँ तो कोई जगह ही नहीं है। यहाँ तो घर के सामने रोड है ना, इसलिए पौधे उगा नहीं पाती हूँ। अरे बेटा, तुझे किसने कहा है कि तू बड़े पौधे लगा? तू छोटे छोटे पौधे लगाना, अपने पौधों को छत के ऊपर रख लेना। सावित्री की बात सुनकर जिया कुछ सोचने लगती है। माँ बिल्कुल सही कह रही हैं, मैं छत पर पौधे उगा ही सकती हूँ, और जब पौधे ही उगाना है तो क्यों ना मैं सब्जी उगाऊं। कम से कम हमारे घर में सब्जियों की कमी तो नहीं होगी। और कद्दू, तोरई, इसके पौधे के बेल भी लंबे होते हैं। अगर मैं इन पौधों को छत पर लगा दूं तो इनके बेल छत पर फैल जाएंगे और घर इतना गर्म नहीं होगा। अरे बेटा, कहाँ खो गई? कुछ नहीं माँ, बस आपकी बात से मुझे एक अच्छा सा ही आइडिया आया है। थैंक यू माँ, आप बेस्ट हो। जिया अपनी माँ से थोड़ी देर बात करती है और फिर फोन रख देती है। रात में जिया को नींद नहीं आती। वो बिस्तर पर करवट बदलते हुए सोचती है, मैं भारी कमले को छत पर नहीं रख सकती, इससे छत गिर सकता है। लेकिन मैं करूं भी तो क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। ये सब सोचते हुए जिया पसीने से परेशान पंखे को घूर रही थी कि तभी अचानक से उसे नींद आ जाती है। जब वो सुबह उठती है तो देखती है कि ज्योति कबाड़ का सामान लेकर बाहर फेंकने के लिए जा रही है। कबाड़ का सामान देखकर जिया के दिमाग की घंटी बजती है और वो जल्दी से ज्योति के पास जाती है।
भाभी, इस कबाड़ को आप कहाँ लेकर जा रही हैं? ये कबाड़ आप मुझे दे दीजिए, ये बहुत काम की चीज है। अरे जिया, पागल हो गई हो क्या तुम? कबाड़ का क्या करोगी? नहीं भाभी, आप इस कबाड़ को नहीं बेच सकती। आप नहीं जानती ये मेरा कितना काम आने वाला है। इतना कहकर जिया ज्योति के हाथ से सारा कबाड़ ले लेती है। जिया, तुम ये कबाड़ तो ले रही हो ना? तो लो, लेकिन मैं तुम्हें इसे घर में रखने नहीं दूंगी। मैंने आज ही घर की सफाई की है। अच्छा ठीक है भाभी, मैं सामान को घर पर नहीं रखूंगी। इतना कहकर जिया पड़ोस वाली चंदा से सीढ़ी मांग कर लाती है और सीढ़ी पर चढ़कर सारा कबाड़ छत के एक कोने में रखने लगती है। जिया छत पर कबाड़ रख रही थी कि तभी उर्मिला राशन की दुकान से आटा लेकर घर आती है और जिया को ये सब करता देखकर उसके ऊपर दाना पानी लेकर चढ़ जाती है और उसे खूब सुनाती है। अरे बहू, तू छत पर कबाड़ की चीजें क्यों रख रही है? इस कबाड़ की वजह से ही मेरा छत टूट जाएगा। नीचे उतर जल्दी। उर्मिला के चिल्लाने पर भी जिया उसकी बात नहीं मानती, जिससे गुस्सा होकर उर्मिला घर के अंदर चली जाती है। माँ जी, देख रही हैं इस लड़की को कैसे मेरे सामने जुबान चला रही है। उर्मिला बहू, जिया बहुत समझदार है। अगर वो कुछ कर रही है तो जरूर उसके पीछे कोई बड़ी वजह होगी। माँ जी, मैं उस लड़की से कोई बात नहीं करने वाली हूँ। उसने सारे मोहल्लों की औरतों के सामने मेरी बात काटी है। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। उर्मिला और माधुरी दोनों बात कर रही होती हैं कि तभी जिया छत पर कबाड़ की चीजें रखकर घर के अंदर आती है। पोता बहू, तू ये सब क्या कर रही है? तेरी सास तुझसे बहुत गुस्सा है। तू जो भी कर रही है अभी उसे बंद कर दे। नहीं दादी जी, मैंने जो आइडिया सोचा है उससे हमारी सब्जियों की परेशानी दूर हो जाएगी। आप मुझ पर भरोसा कीजिए। माँ जी, इसे समझाने का कोई फायदा नहीं है। ये बहुत बदतमीज है। इसने मेरी बात काट दी, अब आपकी बात भी काट देगी। ये दिमाग खराब हो गया है मेरा। घर में मैं कावेरी के घर जा रही हूँ, रात में लौटूंगी। इतना कहकर उर्मिला गुस्से में पैर पटक कर अपने घर से चली जाती है। ज्योति कपड़े तय करते हुए ये सारी बातें सुन रही थी। वो जिया से कहती है, जिया, तुम माँ जी को क्यों परेशान कर रही है? मैं उन्हें परेशान नहीं कर रही, मैं तो उन्हें ताजी हरी सब्जियां खिलाना चाहती हूँ। जिया, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? हरी सब्जियां कहाँ से आएंगी इस कबाड़ से? हाँ भाभी, इस कबाड़ में ही मैं सब्जी उगाकर उन सब्जियों को अपनी रसोई में पकाऊंगी। दिन में सपने देखना अच्छी बात नहीं है। जिया ज्योति की बातों का कोई जवाब नहीं देती। वो दिन भर घर की साफ सफाई, खाना बनाना ये सब करती है। रात में उर्मिला घर आती है और फिर सभी लोग खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन सुबह जिया 5 बजे उठ जाती है और पास के तालाब से बोरी में भरकर मिट्टी लाती है। उफ, इतनी सुबह सुबह भी इतनी गर्मी है। मैंने सोचा था कि सुबह गर्मी नहीं लगेगी या कम लगेगी। अब गर्मी है तो मैं घर वालों के उठने से पहले सारे पौधे लगा दूंगी। जिया अपने घर के सामने फुटपाथ के साइड में 2 ईंट लगाती है और फिर उसमें बैठकर मोमबत्ती से चाकू गरम करके डिब्बों को काटती है और उसके नीचे छेद करती है। डिब्बा जिया काट रही होती है कि तभी उसकी नजर अपने पड़ोस में जाती है जहां गाय गोबर कर रही थी। अरे हाँ, मैं कैसे भूल गई। अगर मुझे इस कबाड़ में सब्जी उगानी है तो मुझे मिट्टी में गोबर मिलाना होगा। जिया अपने माथे का पसीना पोंछती है और फिर एक प्लास्टिक का कैरी बैग लेकर गाय के पास जाती है और उसका गोबर लेकर आ जाती है। वो गोबर को मिट्टी में अच्छे से मिलाती है और फिर उस मिट्टी को टूटी हुई बाल्टी, कोल्ड ड्रिंक की बोतल, मटका, बिस्किट के डिब्बे और बिरयानी के डिब्बे में भर देती है। बर्तनों के बजने की आवाज सुनकर रूही घर के बाहर आती है। भाभी, आप सच में कबाड़ में सब्जी उगाने वाली हैं? हाँ रूही, मेरा यकीन करो, इस कबाड़ की सामान मैं ही उगाऊंगी सब्जी। मैं अपने मायके में भी सब्जी उगाया करती थी। भाभी, ऐसी बात है तो मैं सब्जी उगाने में आपकी मदद करूंगी। बताइए मुझे क्या करना है। रूही, तुम एक काम करो, रसोई में आ जाओ। वहाँ गैस चूल्हे के पास एक कैरी बैग होगी, वो लेकर आओ। रूही रसोई में जाती है और जिया के लिए कैरी बैग लेकर आती है। इस कैरी बैग में क्या है भाभी? इस कैरी बैग में बीज है। कल जब मैं बाजार गई थी तो वहीं से खरीद कर लाई हूँ। जिया सब्जियों के बीज को कबाड़ की चीजों में लगाती है। वो कद्दू के पौधे को बाल्टी में और तोरई के पौधे को मटके में और बोतल, प्लास्टिक के डिब्बे, बिरयानी के डिब्बों में टमाटर, बैंगन, कड़ी पत्ता, मिर्च और भिंडी के बीज लगाती है और छोटी छोटी बोतल में धनिया, पुदीना, लहसुन की कटिंग लगा देती है और उसमें थोड़ा पानी डालती है। पानी डालने के बाद रूही, एक काम करो, मैं सीढ़ी पर चढ़ती हूँ, तुम एक एक करके मुझे पौधे बढ़ाओ। मैं छत पर सजा कर रख दूंगी। ठीक है भाभी। रूही जिया को पौधे बढ़ाती है और जिया सारे पौधे को टीन के छत पर रखती है। सारा काम होने के बाद हाय दैया, मेरी तो कमर ही टूट गई ये सब करते करते। रूही, मैं तो जा रही हूँ आराम करने, तुम भी सो जाओ। जिया और रूही दोनों सो जाती हैं। जिया आराम से सो रही थी कि तभी उसे उर्मिला के चीखने की आवाज आती है।
बस इसकी ही कमी थी। अब घर घुसते हुए हम पानी टपकेगा। राम राम, सुबह सुबह पूरा पवित्र कर दिया। अब मुझे फिर से नहाना पड़ेगा। उर्मिला को चिल्लाते देखकर जिया उसके पास जाती है। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने पानी की टंकी के बारे में सोचा ही नहीं था, लेकिन मैं ये परेशानी दूर करूंगी। उर्मिला जिया की बातों का कोई जवाब नहीं देती और मुंह ऐंठ कर चली जाती है। मुझे पाइप लाकर यहाँ छत पर लगाना होगा, लेकिन मुझे पाइप मिलेगा कहाँ? जिया इस बारे में परेशान होकर सोचती है कि तभी उसे एक कबाड़ दुकान का ख्याल आता है। वो दिन में सभी को नाश्ता करवाने के बाद कबाड़ की दुकान पर जाती है। चाचा ये पाइप कितने का है? ये पाइप तो बेकार है, इसमें थोड़े थोड़े छेद हैं। अगर तुम्हें इसमें कोई काम है तो तुम इसे फ्री में ले जाओ। चाचा क्या आप मुझे ये प्लास्टिक की टोकरी भी दे सकते हैं? हाँ बेटा ले जाओ, यह भी मेरे बेकार है, कोई काम का नहीं है, कोई नहीं खरीदेगा। जिया पाइप और बड़ी बड़ी प्लास्टिक की टोकरी उठाकर घर ले आती है और फिर आरी से पाइप को काट कर उसे रस्सी की मदद से छत पर बांध देती है। जिया छत पर पाइप लगा रही थी कि तभी रूही कॉलेज से घर आती है। भाभी ये पाइप और ये टोकरी, अब इसका क्या करने वाली हैं आप? रूही मैंने ध्यान नहीं दिया था, लेकिन छत पर जो पौधे रखे हैं ना, उनका पानी नीचे गिर रहा था, इसीलिए मैंने ये पाइप लगाया है और ये पाइप बच गई है। मैं सोच रही हूँ इसमें पालक और लाल साग उगा दूं। और इस टोकरी का क्या करेंगे आप? इस टोकरी में मैं थोड़ा पानी डालकर उसके ऊपर बाल्टी का मटका रख दूंगी, इससे पौधों को अपने आप पानी मिलता रहेगा। भाभी आइडिया तो आपका अच्छा लग रहा है, मैं भी आपकी मदद करूंगी। जिया फिर से पड़ोस से सीढ़ी मांग कर लाती है और छत पर चढ़ जाती है। रूही टोकरी में थोड़ा सा पानी भरकर जिया को देती है और जिया उसे छत पर रख देती है और उसमें कबाड़ में उगाई सब्जी जैसे बाल्टी, मटका, प्लास्टिक के डिब्बे वगैरह रख देती है। सारे कबाड़ के नीचे पानी की टोकरी रखने के बाद जिया सीढ़ी से नीचे उतरती है और अपनी साड़ी के पल्लू से अपने माथे का पसीना पोंछती है। अब किसी को मेरे पौधे से कोई दिक्कत नहीं होगी। रूही चलो पाइप में मिट्टी भरते हैं। पानी की समस्या दूर करने के बाद जिया और रूही मिलकर पाइप में मिट्टी और गोबर मिलाकर भर देती हैं। फिर वो पाइप के छेद में पालक की कटिंग लाकर लगा देती हैं। सारा काम करने के बाद जिया और रूही खुश हो रही थी। तभी उर्मिला सब्जी लेकर घर आती है और ये सारी चीजें देखकर मुंह बनाकर घर के अंदर चली जाती है। रूही अभी के अभी घर के अंदर आ। उस लड़की ने मेरी बेटी को भी अपनी तरह पागल कर दिया है, पता नहीं क्या क्या कर रही है। उर्मिला की आवाज सुनकर रूही जल्दी से घर के अंदर जाती है और उसके पीछे पीछे जिया भी घर में जाती है। जिया तुमने हमारे घर का सत्यानाश कर दिया है। छत पर कबाड़ रखा तो रखा, अब तुमने घर के सामने पाइप भी रख दिया है। रसोई की खिड़की में भी बोतल रख दी है कि पूरा घर कबाड़ खाना लगे। तुम ये सब हटाओ, सारे पड़ोसी मजाक उड़ा रही हैं। भाभी ये सब बेकार का कबाड़ नहीं जुगाड़ है, आप लोग मुझ पर भरोसा कीजिए, मैं कुछ भी गलत नहीं कर रही हूँ। जिया की बात उर्मिला को पसंद नहीं आती और वो गुस्सा होकर बिना कुछ कहे कमरे में चली जाती है। जिया देखो, मुझे अच्छा नहीं लगता है कि माँ जी तुमसे बात नहीं करती हैं। ये सब बंद करो और उनसे माफी मांग लो, माँ जी माफ कर देंगी तुम्हें। नहीं भाभी अब मैं नहीं रुकूंगी, मुझे अपने परिवार वालों को सब्जी खिलानी है। जिया अपनी बात पर अड़ी हुई थी। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। जिया अपने कबाड़ में उगाई सब्जियों में सुबह सुबह चाय पत्ती का पानी डालती तो कभी कभी सब्जियों के छिलके, नींबू के छिलके डालती। एक दिन वो अपने सब्जियों के पौधों में चाय की पत्ती का वेस्ट डाल रही थी, तब रूही कहती है, भाभी आप इन सब्जियों के पौधे में ये कचरा क्यों डाल रही हैं? रूही इन चीजों को तुम कचरा समझ रही हो, वो इन पौधों के लिए ऑर्गेनिक खाद है। इसे डालने के बाद तुम देखना पौधे कितनी जल्दी बढ़ेंगे। जिया की बात सुनकर रूही हैरान थी। जिया और रूही दोनों बात कर रही थी, तभी पड़ोसी विमला अपने घर के बाहर बर्तन धोते हुए कहती है, देख रही हो कुंती, इस लड़की ने तो कबाड़ में पौधे उगा दिए हैं। क्या सच में इसके पौधों में सब्जी उगेगी? अरे नहीं, पौधे तो उग गए हैं, लेकिन ये कुछ दिन में मुरझा जाएंगे। देख नहीं रही हो कितनी गर्मी है। जिया पड़ोसियों की सारी बातें सुनती है, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं देती। जिया अपनी सब्जियों के पौधे का बहुत अच्छे से ध्यान रखती है, जिस वजह से कुछ दिनों में उसके कबाड़ में हरी भरी सब्जियां उग जाती हैं। कद्दू और तोरई के बेल पूरे छत पर फैल जाते हैं। बोतल धनिया, पुदीना के पत्तों से भर जाती है। लाल लाल टमाटर, बैंगन, करेला, भिंडी छत पर लटक रहे होते हैं। एक दिन उर्मिला जब सुबह उठती है तो अरे वाह, आज तो बिल्कुल भी गर्मी नहीं लग रही है। एक काम करती हूँ, थोड़ी देर और सो जाती हूँ। इतना अच्छा मौसम रोज रोज कहाँ होता है। इतना कहकर उर्मिला वापस सो जाती है। वहीं जिया सुबह उठकर अपने कबाड़ में उगाई सब्जियों और साग को तोड़ती है, फिर उससे पालक का साग और कद्दू की सब्जी बनाती है। खाना बनाते हुए जिया पूरा पसीना पसीना हो गई थी। खाने की खुशबू से उर्मिला की नींद खुलती है और उर्मिला सीधे रसोई में आती है।
ये सब क्या है? पहले तुमने घर को कबाड़ का दुकान बना दिया और अब मेरे पैसों में आग लगा रही हो। इतनी सारी सब्जियां क्यों खरीदी हैं तुमने? माँ जी, ये सब्जियां मैंने खरीदी नहीं है, बल्कि ये तो मेरी उगाई हुई सब्जी है। उर्मिला हरी भरी सब्जियों को देखकर हैरान थी। क्या ये सच में तेरी उगाई सब्जी है? हाँ माँ जी, चलिए बाहर चलकर देख लीजिए। उर्मिला जिया के कबाड़ में उगाई सब्जियों को देखकर हैरान थी, लेकिन वो कुछ कहती नहीं है और घर के अंदर चली जाती है। सभी खाना खाने के लिए बैठते हैं, तब ज्योति सबको अच्छे से सब्जी देती है। अरे वाह भाभी, सब्जियां सस्ती हो गई हैं क्या? आप जो हमें रोटी के साथ भर भर के सब्जी दे रही हैं, और साथ में ये साग भी है। नहीं देवर जी, सब्जी तो सस्ती नहीं हुई है, बल्कि ये तो जिया की उगाई सब्जियां हैं। बहुत दिनों बाद आज विराज और निखिल पेट भर कर खाना खाते हैं और अच्छा लंच लेकर जाते हैं। जिया अब अपने परिवार वालों को हर दिन अलग अलग तरह की सब्जी खिलाती है, जिससे उर्मिला की तबीयत भी ठीक होने लगी थी। एक दिन पड़ोस की विमला उसके पास आती है। अरे उर्मिला, मुझे थोड़ा धनिया पत्ता मिलेगा क्या? मुझे धनिया पत्ता की चटनी पीसनी है। बाजार इतनी दूर है, धनिया लेने के लिए इतनी गर्मी में बाजार कौन जाए? हाँ क्यों नहीं चाची, लीजिए ना। जिया अपने बोतल में उगाई हुई धनिया में से थोड़ी सी धनिया विमला को दे देती है। उर्मिला, तेरी बहू तो बहुत समझदार है। इस तरह आए दिन कोई ना कोई पड़ोसी जिया से कभी धनिया मांगने आता तो कभी पुदीना, कुछ लोग तो टमाटर मांगने के लिए भी आ जाते थे। ये सब देखकर उर्मिला को उसकी गलती का एहसास होता है। एक दिन उर्मिला रसोई में जाती है। जिया बहू, मुझे माफ कर दे, मैं तुझे नहीं समझ सकी और तुझे बहुत बुरा भला कहा, लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि ये सब तू हमारे लिए ही कर रही थी। तेरी वजह से मेरे बेटे ने पेट भरकर खाना खाया है। मेरे जिन पड़ोसियों की वजह से तुझे डांटा था, आज वही तेरी तारीफ करते हैं। मुझे दूसरों की बातों में आकर तुझे नहीं डांटना चाहिए था। हो सके तो मुझे माफ कर दे। कोई बात नहीं माँ जी, आपने मेरी बात समझ ली, वही बात है। जिया और उर्मिला बात कर रही थी कि तभी कुंती उनके घर पर आती है। जी हाँ, क्या तुम मुझे थोड़ा सा टमाटर दे सकती हो? वो क्या है ना, आजकल हर दिन हमारे मोहल्ले में बिजली जा रही है और मेरा फ्रिज ठीक से काम नहीं कर रहा, जिस वजह से मेरी सब्जियां पूरी खराब हो गई हैं। मुझे खाना बनाना है तो जानते हो बाजार कितना दूर है। मेरा बेटा शहर से बाहर गया हुआ है। अरे कोई बात नहीं आंटी जी, आप परेशान क्यों हो रही हैं? रुकिए, मैं आपको सब्जी लाकर देती हूँ। ये सब्जी तो मैंने हम सब के लिए ही उगाई है और आखिर में एक पड़ोसी ही दूसरे पड़ोसन के काम आता है। जिया 1-2 बैंगन, करेला, भिंडी, टमाटर, मिर्च, धनिया, पुदीना का थोड़ा सा पत्ता प्लास्टिक के कैरी बैग में डालकर कुंती को दे देती है। कुंती सब्जियों को घर ले जाती है और उससे खाना बनाती है। रात को जब उसका बेटा घर आता है और खाना खाता है तब, माँ, ये इतना सारा खाना, बैंगन का भरता, करेले की सब्जी, मसाला भिंडी, ये सब तो मेरा फेवरेट है, लेकिन ये सब्जी कहाँ से आई? आपने तो फोन पर कहा था कि फ्रिज की सारी सब्जी खराब हो गई। अरे बेटा, ये सब्जी तो मैं पड़ोस वाली उर्मिला के घर से लाई हूँ। उनकी बहू ने कबाड़ में सब्जी उगाई है। अरे क्या सच में माँ? इतना टेस्टी सब्जी क्या कबाड़ की चीजों में उगाई गई है? हाँ बेटा, अगर तुझे यकीन नहीं होता तो तू चल चलना मेरे साथ, मैं तुझे उसकी सब्जी दिखा दूंगी। अगले दिन रोहन अपनी माँ के साथ जिया के घर उसकी कबाड़ में उगाई गई सब्जियों को देखने के लिए जाता है। रोहन कबाड़ में उगाई सब्जियों को देखकर हैरान था। रोहन और कुंती को देखकर जिया अपने घर के बाहर आती है। जी आप कौन? जिया, ये मेरा बेटा है रोहन। ये तेरे साथ बिजनेस करना चाहता है। कैसा बिजनेस आंटी? बहन, मैं आपकी कबाड़ में उगाई सब्जियों को देखकर बहुत इम्प्रेस हूँ। मुझे आपके साथ बिजनेस करना है। हम लोग पार्टनरशिप में एक फार्मिंग कंसल्टेंसी शुरू करते हैं, जिसमें हम लोग दूसरों को वेस्ट चीजों से और अलग अलग चीजों में सब्जी उगाना सिखाएंगे। जगह मेरी होगी और मैं लोग ढूंढ कर लाऊंगा, इसीलिए हम लोग 50% में पार्टनर रहेंगे। रोहन के बिजनेस प्रपोजल से जिया काफी इंप्रेस होती है। जिया और रोहन की बातें सुनकर जिया के परिवार वाले घर से निकलते हैं। बहू, क्या तू सोच रही है? रोहन को हाँ कर दे, ये बहुत ही अच्छा मौका है। ऐसा मौका रोज रोज नहीं मिलता। हाँ देवरानी जी, इस अपॉर्चुनिटी को हाथ से मत जाने दीजिए। परिवार वालों के सपोर्ट करने पर जिया रोहन के साथ बिजनेस करने के लिए मान जाती है। जिया और रोहन ने साथ में फार्मिंग कंसल्टेंसी का काम शुरू कर लिया, जिसमें वो लोगों की अलग अलग चीजों में पौधे उगाने में मदद करती थी और अपनी कंसल्टेंसी फीस लेती थी। कुछ दिनों में जिया ने अच्छे पैसे कमा लिए थे, तो वो अपने टीन के छत को हटवाकर ईंट की छत बनवा लेती है और अपनी सारी सब्जियां छत पर शेड लगाकर रख देती है, जिसे देखकर, बहू, तूने कबाड़ में सब्जी उगाकर न सिर्फ हमारे खाने पीने की समस्या को दूर किया है, बल्कि तूने हमारे घर को भी ठीक कर दिया। तो सही मायने में हमारे घर की लक्ष्मी है। उर्मिला की बातें सुनकर जिया बहुत खुश थी। उसके ससुराल की सारी समस्या दूर हो गई थी।
अब वो अपने परिवार के साथ खुशी से रहती है और सभी को अपने कबाड़ में उगाई सब्जी बनाकर खिलाती है।